गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ई लेक्चर की सीरीज में अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके से हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो इनकम आएगी वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके लिए हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। साथ ही जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से एग्जाम में कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए हम ये देखते हैं जो नेट एनुअल वैल्यू शुद्ध वार्षिक मूल्य जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें किसी भी एसएससी को करदाता को कौन कौन से डिडक्शन कटौतियां अवेलेबल होगी, आपको अलाउ होगी। अब डिडक्शन की बात करते हैं तो डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो नेट एनुअल वैल्यू होती है, शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है, उसमें से दो तरह की कटौतियां किसी भी एसएससी को अलाउ की जाती हैं। सिचुएशन अलग अलग होती है कि अलाउ होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उसमें कटौतियां कौन कौन सी हैं? पहली कटौती आती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको प्रमाणिक कटौती कहा जाता है, या फिर इसको दूसरा नाम भी इसका स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वैधानिक कटौती। पहली कटौती तो होगी स्टैट्यूटरी डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरी कटौती आती है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में ये कटौती अवेलेबल है। और जो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड है वो कटौती मिलेगी हमें, सेक्शन आएगा इसका सेक्शन 24 का सबसेक्शन बी। तो जो नेट एनुअल वैल्यू हम अभी तक हमने कैलकुलेट करना सीखा है, तो नेट एनुअल वैल्यू में से किसी भी एसएससी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में दो तरह के डिडक्शन अवेलेबल होते हैं। पहला आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा आता है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर कोई इंटरेस्ट लिया है आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल होता है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं। इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हाउस या डीम टू बी लेट आउट, या तो कोई हाउस किराए पे दिया गया हो या डीम टू बी लेट आउट, किराए पर दिया हुआ माना जाए। या आपने देखा था कि कई बार किराए पे दे दिया, वो सिचुएशन तो नॉर्मल है। कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति के पास, किसी एसएससी के पास एक से ज्यादा मकान होते हैं। अब वो एक से ज्यादा मकान को खुद रहने के लिए यूज तो कर नहीं सकता है। उस केस में क्या होगा, वो एक ही मकान रहने के लिए यूज करेगा, बाकी की इनकम टैक्स क्या करता है, बाकी के मकान को ड्यू टू बी लेट आउट मानता है। अब ये ओनर की इच्छा पे है कि वो कौन से घर में रहना पसंद करेगा। इसका मतलब है कि कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा और कौन से बचे हुए कौन कौन से हाउसेस को वो ड्यू टू बी लेट आउट मानेगा। तो एक सिचुएशन तो हो गई इन केस ऑफ लेट आउट हाउस या डीम टू बी लेट आउट, किराए पे दिया गया हो या किराए पे दिया हुआ माना जाए। इस केस में जो मैंने दोनों डिडक्शंस बताए हैं वो दोनों डिडक्शन को अवेलेबल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड के जो भी होगा वो डिडक्शन भी इसको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन आती है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में क्या होगा, आपको पहले बताया था कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है जो खुद के रहने के लिए वो यूज कर रहा है, तो उस केस में एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। नील क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसके ऊपर ना तो हम रेंट रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही वो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने की जरूरत है। एक घर को आप रहने के लिए यूज कर सकते हो। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू को नील माना जाता है, ये बहुत डिटेल में पहले बताया गया है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई कटौती नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर एनुअल वैल्यू हम ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के केस में क्या होता है, एनुअल वैल्यू का कुछ परसेंट आपको एज ए डिडक्शन अलाउ किया जाता है। जब एनुअल वैल्यू नील है तो उसका कुछ परसेंट हम निकालेंगे तो वो भी नील ही आएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एक ही डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन है जो सेक्शन 24 का सबसेक्शन बी में बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने मकान हेतु कोई ऋण लिया है तो उसके ऊपर जो भी ब्याज होगा उसकी कटौती, उसका डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा, इसमें डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं। डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो भी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो चार्जेबल टू टैक्स, जिस इनकम पर टैक्स लगना है,
वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले 2 डिडक्शन लेस करने पड़ेंगे, 2 डिडक्शन अलाउ करने पड़ेंगे। तो पहला आता है अपना स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वैधानिक कटौती, या स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रमाणिक कटौती। इसको दोनों ही नाम है, इसके दोनों ही नाम इसमें आ सकते हैं। तो ये इसके बारे में देखते हैं। फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड द assessee shall be allowed a statutory deduction of a sum equal to 30% of the net annual value। आपको ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा वो 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। जो एनुअल वैल्यू आएगा, शुद्ध वार्षिक मूल्य आएगा, उसका 30% आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगा। जो हमारे सबसे पहले तो हम नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो अभी तक देखा हमने। नेट एनुअल वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, उस नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको वैधानिक कटौती या प्रमाणिक कटौती के तौर पे किसी भी असेसी को अलाउ होगा। और ये किस केस में होगा? जब हम कोई घर किराए पे दे रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में डिडक्शन नहीं मिलता, ये भी हम देखेंगे आगे। अब ये जो मिल रहा है हमें स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वो क्यों मिल रहा है? स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलता है कि जैसे हमने किराए पे तो दे दिया, किराया में मिल रहा है, लेकिन कई बार छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं उसमें। वो खर्चे हमें किराए में आपको अलाउ नहीं कर रहे हो। खर्चे जैसे कि कोई रिपेयर आ गई, कुछ भी घर में कुछ छोटा मोटा काम करवाया आपने, तो उन सब खर्चों के लिए आपको एक डिडक्शन अवेलेबल, डिडक्शन अलाउ कर रहा है इनकम टैक्स आपको 30% का, एनुअल वैल्यू का 30% का। ताकि जो भी छोटे मोटे खर्चे आए हैं आपके, रिपेयर जैसे रिपेयर मेंटेनेंस के कुछ खर्चे आ रहे हैं, तो वो आपको खर्चे एक तरह से अलाउ करने के लिए डिडक्शन दिया जा रहा है। सिंस इट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक प्रमाणिक कटौती है, हैंस इट इज अलाउड इन ऑल केसेस, सभी केसेस में ये प्रमाणिक कटौती अलाउ होती है। स्टैंडर्ड है डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी केसेस में अलाउ होता है। ड्यू टू बी लेट आउट, सभी केसेस में। एक तरह से मान लो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में भी अलाउ कर दे, पर अलाउ कहाँ से करेंगे? क्योंकि आपकी एनुअल वैल्यू नील आ रही है, नील आ रही है तो नील का 30% भी नील ही आएगा। तो बट if the annual value of a house property is zero or negative, अगर हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू एनुअल वैल्यू जीरो है या नेगेटिव में आती है, then this deduction shall not be allowed or this deduction shall also be zero। अगर एनुअल वैल्यू आपकी नील आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर जीरो आ रही है, नील आ रही है, तो उस केस में इसका 30% भी जीरो या नील होगा, तो वैसे अलाउ नहीं होगा। अगर नेगेटिव आ रही है तो आप कैसे डिडक्शन उसको अलाउ करोगे? आप लेस कर ही नहीं सकते, नेगेटिव अमाउंट है। तो उस केस में जो ये डिडक्शन होगा, अगर एनुअल वैल्यू नील है या जीरो है या नेगेटिव है, तो डिडक्शन आपको जीरो ही मिलेगा, नील ही मिलेगा। इसमें तो कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सेक्शन 24 का सबसेक्शन बी में अलाउ होता है ये डिडक्शन, जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने मकान संपत्ति बनाने के लिए, खरीदने के लिए, उसके लिए कोई लोन लिया है और उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेबल है, उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे वो सेक्शन में 24 सबसेक्शन बी में अलाउ है। Where the property has acquired, constructed, repaired, renewed and reconstructed with borrowed capital, the amount of interest payable on such capital is allowed as a deduction। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए कुछ कम अमाउंट लोन लिया है, बोरोड कैपिटल ली है, तो उस लोन के ऊपर जो भी आप ब्याज दोगे बैंक को, ब्याज जो पेबल है आपका, वो ब्याज आपको एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो जो कोई अगर प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कैपिटल ली है, लोन लिया है एक्वायर्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल होगा ऑन सच कैपिटल इज अलाउड एज ए डिडक्शन। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ईयरली should be calculated and separately and claimed as a deduction every year। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? आप हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपका हर साल का अलग अलग सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और हर साल आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। It is immaterial whether the interest has been actually paid or not paid during the year। आपको पेबल बेसिस, ड्यू बेसिस पे आपको जो इंटरेस्ट होगा वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा।
तो आपने जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे, जो लोन लिया है घर बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, उस लोन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, जो भी इंटरेस्ट आपका ड्यू हो रहा है, वो ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा और हर साल उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं कि किस हाउस अगर किस हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में किस तरीके से अलाउ होगा, और हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसके लिए क्या कैसे अलाउ होगा। अगर रिपेयर के लिए लोन लिया है तो कितना आपको इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिल रहा है वो मिलेगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कितनी लिमिट तक मिलेगा, कितने टाइम पीरियड तक मिलेगा। ये सब सिचुएशन हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। एक हमने छोटा सा एक समरी टाइप बता दिया है, तो यही चीज़ हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको जो दिया जा रहा है सेक्शन 24 के सब सेक्शन बी में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो होती है प्रॉपर्टी इज लेट आउट, या तो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है, डीम टू बी लेट आउट है। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, या तो घर रहने के लिए यूज करेगा या किराए पे देगा। दो सिचुएशन आपके पास में है। अगर प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड एज अ डिडक्शन विदाउट लिमिट। अगर आपने प्रॉपर्टी क्या करी है, किराए पे दी है, तो जो डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का विदाउट लिमिट है। अगर आपका इंटरेस्ट ईयर का 3 लाख बन रहा है तो 3 लाख का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट 5 लाख बन रहा है तो 5 लाख का मिल जाएगा रिडक्शन। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इतनी लिमिट का ही आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी आप किराए पे दी गई है तो आपको उसमें रिडक्शन भी 30% मिल जाएगा ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, और आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो रिडक्शन है वो भी विदाउट लिमिट मिलेगा। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो पूरा आपको एज रिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो एक दूसरी सिचुएशन आती है प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए यूज की जा रही है उस केस में क्या होगा, उस केस में भी दो सिचुएशन है। अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है 1 अप्रैल 1999 के बाद में और उसके पहले की, दो सिचुएशन ये अलग अलग हैं। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 1999, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है 1 अप्रैल 1999 के बाद में, उस केस में क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, 5 साल में कंप्लीट होना जरूरी है। पहले 3 ईयर्स था ये लिमिट, अब 5 साल हो गई है। तो जो कंस्ट्रक्शन जो होगा आपका, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा आपको 5 साल में। एंड लोन इज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन, और जो लोन लिया जा रहा है वो या तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जा रहा हो या एक्विजिशन खरीदने के लिए लिया जा रहा हो। सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, और जो कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट भी आपको बैंक से लेना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम डिडक्शन होगा वो होगा ₹2 लाख पर एनम। 2 लाख का डिडक्शन आपको मैक्सिमम इसमें अलाउ हो सकता है, इसमें आपको लिमिट दी गई है। अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड हुई है, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड की गई है आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद में, ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है, इसके बाद ही प्रॉपर्टी अक्वायर की गई हो, और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन या और एक्विजिशन के लिए ही लोन लिया गया हो। और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए लोन लेने के। 5 ईयर कंप्लीट होना जरूरी है। एक्विजिशन के लिए है तो कोई दिक्कत है नहीं, और सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है बैंक से कि हमारा कंस्ट्रक्शन इतना पूरा हो गया है। और जो मैक्सिमम डिडक्शन बताया गया है वो 2 लाख पर एनम बताया गया है। अदर केसेस की बात करते हैं। अदर केसेस में क्या आएगा, अदर केस में आएगा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी है 1 अप्रैल 1999 से पहले, पहले की एक्वायर की गई हाउस प्रॉपर्टी है, उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लोन फॉर रिपेयर, या फिर रिपेयर के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा, वो डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो केस हो गए, प्रॉपर्टी या लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट है तो आपको नो लिमिट, बिना किसी लिमिट के जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है ईयरली पूरा डिडक्शन के तौर पे अलग हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं, उसमें भी दो सिचुएशन आती हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 1999 के बाद में ली गई है और जो लोन लिया गया है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए लिया गया है, और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है तो कंस्ट्रक्शन आपको 5 साल में कंप्लीट करना है और बैंक से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कंप्लीशन का, और जो मैक्सिमम डिडक्शन होगा वो 2 लाख पर एनम दिया जाएगा। और अगर अदर केसेस जैसे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ली गई है 1 अप्रैल 1999 से पहले, या लोन जो लिया गया है वो रिपेयर के लिए ले लिया गया है, तो उस केस में जो डिडक्शन अलाउ होगा वो मैक्सिमम 30,000
अलाउ होगा। अब इन सब सिचुएशन को हम और भी डिटेल में अलग अलग केसेस को देखते हुए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।